नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। अगले आधे घंटे में हम जानेंगे उन बड़ी खबरों को जो हम आपके लिए कर रहे हैं ट्रैक, और दिन भर में होंगी वो डेवलप। तो आइए सीधे रुक करते हैं आज के एजेंडे में सुर्खियों का। इंदौर के मंदिर हादसे में 35 लोगों की मौत, 16 घायल, एक की तलाश जारी। राहत के काम में जुटी सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। प्रधानमंत्री ने की मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि की घोषणा। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा, कहीं तोड़फोड़ तो कहीं आगजनी। बीजेपी ने ममता बनर्जी को ठहराया जिम्मेदार। G20 देशों के बीच बैठकों का दौर जारी। गांधीनगर में आपदा जोखिम कार्य समूह की बैठक आज दूसरा दिन। चंडीगढ़ में कृषि और केरल के कुमारकोम में वैश्विक चुनौतियों पर हो रही सदस्य देशों के बीच चर्चा। और आज के एजेंडे में सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर वाले हादसे को लेकर, जहां बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर की बावड़ी के छत गिरने के वजह से मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़कर 35 हो गई, जबकि 16 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा एक व्यक्ति अब भी लापता है। मौके पर बचाव अभियान लगातार चल रहा है। इसके लिए मऊ से सेना की एक टीम आई है जिसमें 75 जवान शामिल हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ खोज और बचाव अभियान में सेना जुटी हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कुआं बहुत पुराना और गहरा था, जिस कारण बचाव कार्य में समय लग रहा है। लगातार पानी आ रहा है जिसे निकालने की कोशिश चल रही है। इस बीच सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। इधर प्रधानमंत्री ने भी हादसे में मारे गए मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। थर्टी 35 ऐसे लोगों का है ना मृत्यु का है ना पुष्टि हुई है। एंड मिसिंग पर्सन का लिस्ट में ना एक पर्सन का है ना अभी है ना मिसिंग आ रहा है। आर्मी की लगभग है ना आई थिंक 75 लोग आए थे। एनडीआरएफ की टीम के अभी ना लोग थे, एसडीआरएफ की टीम पे थे 15 है ना 50 और 75 इस प्रकार के 140 के आसपास लोगों ने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और ये बहुत पुराना है ना कुआं है, उसमें ना काफ़ी है ना सिल्ट भी है, काफ़ी सारा मटेरियल्स भी जैसे कि ना कुआं है ना कवर्ड था, उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल से लेकर फर्सी पत्थर से लेकर सब कुछ है ना अंदर गिरा हुआ था। उसके बीच में ना रेस्क्यू ऑपरेशंस करना पड़ता। और इसी बड़ी खबर पर लगातार हमारे संवाददाता दीपक जैन हमें तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। और इसी वक्त दीपक ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जिस तरह से हम नया सवेरा में भी जिक्र कर रहे थे कि खास तौर पर जो बचाव अभियान है, क्योंकि बावड़ी बहुत पुरानी है और उसमें से पानी रिस रहा है, इस वजह से बचाव अभियान में मशक्कत करनी पड़ रही है। इस वक्त क्या ताज़ा स्थिति है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल आंचल, देखिए अभी अगर स्थिति की बात की जाए तो बचाव कार्य अभी भी जारी है। एक व्यक्ति जिसके लापता होने की जानकारी दी जा रही थी, सुनील सोलंकी उनका नाम बताया जा रहा है, वो अभी लापता है इस पूरे उसमें। और जो राहत बचाव कार्य है विशेष तौर पर उन्हें ही तलाशने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा जो सेना के जवान हैं वो ये चीज भी देख रहे हैं कि कहीं और कोई व्यक्ति तो नहीं है जिसकी कोई जानकारी ना हो, या ऐसा कोई व्यक्ति जो अलग कहीं हो, तो उन सभी का जो मलबे जो है उसको हटाकर ये चीज देखी जा रही है कि वहां से सभी को निकाला जा सके। विशेष तौर पर अगर राहत बचाव कार्य की बात की जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत उसमें आ रही है, क्योंकि काफी पुरानी बावड़ी थी। जिस तरीके से मैं सुबह भी बता रहा था कि लगभग 200 साल पुरानी बावड़ी है और उसमें पानी के साथ साथ जो काई है वो भी जमी हुई है। तो ऐसे में वो काफी ज्यादा दिक्कत दे रही है और लगातार पानी उसमें से रिस भी रहा है। तो अभी जो राहत बचाव का कार्य है वो अभी तो जिस तरीके से लोगों को समझाइश दी जा रही थी कि वो
घटना स्थल से दूर रहें, उसको लेकर भी काफी मशक्कत हो रही है, क्योंकि जैसे ही सुबह हुई लोग फिर से पहुंचने लगे हैं और जो लोग हैं वो देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर राहत बचाव का कार्य चल रहा है। उन लोगों को वहां से हटाने का काम जो है वो ज्यादा मुश्किल भरा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो अभी जो पूरी बावड़ी है वो कहीं उसका जो स्पेस है कहीं और से तो नहीं धंस जाए, कहीं और इस तरीके का हादसा ना हो जाए, तो इसको लेकर काफी ज्यादा वहां पर मशक्कत की जा रही है। और खास तौर पे क्योंकि हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं, उसको लेकर किस तरह से अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए आंचल, अभी एक जो जानकारी सामने आई है उसमें ये निकल कर आया था कि पिछले वर्ष ही इस बावड़ी को लेकर एक नोटिस जो है वो मंदिर प्रशासन को जारी किया गया था। मंदिर प्रशासन से कहा गया था कि इसका जो निर्माण है ये अवैध है, उस चीज को लेकर भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन चूंकि मंदिर का मामला था तो उस पर कोई कार्यवाही ऐसी नहीं हुई और लेकर होता, उसी के चलते ये जो पूरा घटनाक्रम है वो सामने आया है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो तो सामने आई है, लेकिन जो विस्तृत न्यायिक जांच रिपोर्ट है वो स्पष्ट करेगी कि इस पूरे हादसे में कौन कौन जिम्मेदार है और किस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम के साथ जो मऊ से सेना बुलाई गई है वो काम कर रही है, क्या लगता है कितना ज्यादा मिशन मोड में इसको अब काम को त्वरित रूप से अंजाम दिया जा रहा है? और सबसे अहम बात है कि किस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कई लोग दबे हों, फंसे हों, उनको निकालने के लिए भी इस राहत बचाव काम को गति पकड़नी होगी। बिल्कुल आंचल, जिस तरीके से सेना जो है, सेना को इस पूरे इस तरह के जो हादसे होते हैं उनमें बचाव कार्य की जिम्मेदारी तभी सौंपी जाती है जब एसडीआरएफ एनडीआरएफ उसे करने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना कर रही होती है। तो हम जिस तरीके से देख सकते हैं बड़ी बड़ी क्रेनों को यहाँ पर लाया गया है, लोगों को दूर रखा जा रहा है, जिससे कि जो दीवार है उसे तोड़कर वहां पर अब जो मलबा है उसे निकालने का कार्य किया जाए। सेना कल रात से ही हम जिस तरीके से देख रहे थे कि पूरे दिन भर जो राहत बचाव कार्य चला उसमें 14 ही डेड बॉडीज जो थी वो रिकवर हो पाई थी, लेकिन जिस तरीके से कल रात में सेना ने मोर्चा संभाला और उसके बाद लगातार सुबह तक 21 डेड बॉडीज जो हैं वो रिकवर कर ली गई। तो सेना जो है वो कार्य कर रही है और विशेष तौर पर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरे कार्य को इस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। एक छोटी सी चीज और दीपक, क्योंकि ये खबरें लगातार आ रही हैं कि इस बावड़ी को हटाने के लिए अतिक्रमण का नोटिस भी दिया गया था और खास तौर पर इसमें इंदौर नगर निगम की कार्रवाई पर भी सवाल उठते हैं कि स्थानीय लोगों की शिकायतों का संज्ञान इस हादसे को जो कि अब हो गया है वो टल सकता था, पहले क्यों नहीं लिया गया? आंचल, यही चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन अब जिस तरीके से हम देखें तो पिछले साल जो नोटिस मंदिर प्रशासन को दिया गया, मंदिर प्रशासन ने इसकी कोई कार्यवाही नहीं की। बावड़ी को जिस तरीके से बनाया गया था वो सबसे जो देखा जाए तो सिर्फ एक स्लैब जो है वो कर दिया गया सामने आई। जी, लगातार दीपक हमें अपडेट्स दे रहे हैं और सबसे अहम बात है कि वो जो एक शख्स है उनका नाम पता लगा है और उनकी तलाश अभियान अभी जारी है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से अगर अतिक्रमण का नोटिस दिया गया उस पर क्या कार्रवाई हुई और जिस तरह से भीड़ का अंदेशा था, खासतौर पर कल रामनवमी थी, उसको लेकर प्रशासन की और मंदिर प्रशासन की क्या पुख्ता तैयारी थी, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का आज के एजेंडे में। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत करते हैं अन्य खबर का, जो कि पश्चिम बंगाल से है, जहां हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसक झड़प के बाद सियासी तापमान चढ़ गया। हावड़ा के शिवपुर इलाके में कल जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो कुछ असामाजिक तत्वों ने यहां पथराव किया, जिसकी वजह से माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों पक्षों की ओर से हुए पथराव के बाद कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई
और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। इसमें कई लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश होने लगी। इसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया। फिलहाल हावड़ा के शिवपुर इलाके में दहशत और तनाव महसूस किया जा रहा है। रामनवमी जुलूस के दौरान हंगामे के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। बीजेपी ने इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। हालांकि ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया और कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि मुस्लिम बहुल इलाके से यात्रा निकालते वक्त सावधानी बरते। देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हावड़ा की घटना को लेकर जो बातें कहा जा रहा है, ये पूरी तरह झूठी बात है। रॉन्ग रूट की कोई बात ही नहीं। हावड़ा मैदान तक प्रोग्राम का परमिशन था, कमेटी ने परमिशन किया था, रामनवमी उद्यापन कमेटी ने, और हावड़ा मैदान तक जाने का वही एकमात्र रूट है। ममता बनर्जी ने रॉन्ग रूट का कंसेप्ट सुबह से ही सोशल मीडिया और उनका जो धरना मंच है वो दोनों जगह से ये तय कर दिया था कि किसी भी मुस्लिम इलाके में से अगर ये जुलूस जाएगा तो रॉन्ग रूट है। और भारतवर्ष में ऐसा दिन आ गया कि रामनवमी का जुलूस लेकर आप किसी एरिया में जा सकेंगे, किसी दूसरे एरिया में नहीं जा सकेंगे। और ममता बनर्जी ने खुद उस्काया लोगों को, मुस्लिम लोगों को, फेनाटिक मुस्लिम में जो है सब नहीं, उस फेनाटिक मुस्लिम लोगों को उस्काया कि रामनवमी की जुलूस के ऊपर हमला किया जाए। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी। प्रसन्नजीत, जिस तरह से हम लगातार ये सुन रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो ये हादसा हुआ उससे पहले ही कहा था कि अगर ये जो शोभा यात्रा है मुस्लिम बहुल इलाकों से निकाली जाएगी तो ऐसा हो सकता है। ये किस तरह का वक्तव्य है? कौन सा इलाका, कौन सा बहुल जाति को जाता है? ये एक मुख्यमंत्री द्वारा कहना अपने आप में बेहद विडंबना से परिपूर्ण है। देखिए आंचल, जब अपने धरना मंच से ममता बनर्जी ने ऐसा बात कही तो तब से ही हम लोग जो ऑफिस में या हमारी जो बाकी कलीग्स है वो रास्ते पे रामनवमी का जो जुलूस है उसको कवर कर रहे थे, वो थोड़ा सा चौंक गए थे कि और थोड़ा सा अलर्ट हो गए थे कि कई इस तरह की बयान भड़काऊ वाले तो है नहीं, और इस तरह की बयान किसी इस तरह की घटना की इशारा तो नहीं कर रहा है। तो सब लोग अलर्ट हो गए, लेकिन हम सोचे भी नहीं थे, कल्पना भी नहीं कहे थे कि कोलकाता के बाजू में, जिसको ट्विन सिटी कहता है, हावड़ा में ऐसा हो जाएगा। और जब शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे से ऐसा होने लगा है, खबर होने लगा है, तब पहले तो हम लोगों को लगा कि ये एक छोटा सा घटना है और तुरंत इसके ऊपर रोक ला जाएगा और पुलिस वहां हाजिर हो जाएगी। लेकिन हम देखते रहे कि करीब 2-3 घंटे तक चलते रहे, और इस तरह की आप फुटेज तो देख ही पा रहा है कि किस तरह की हिंसक घटना वहां पे करीब रात को 9 बजे तक चलते रहे। और अभी भी ऐसा नहीं है कि स्थिति काबू में है। हाँ ठीक है, लेकिन तनाव है। और आज जब उन्होंने बता ही दिया है तो हम लोगों को बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मैं बता दूं कि आज शुक्रवार है, तो आज का दिन जब तक निकल ना जाए तब तक ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बंगाल में और खासकर से कोलकाता में हम इस बात को कई बार देख चुके हैं कि बुधवार को या गुरुवार को कोई घटना हो जाते हैं तो शुक्रवार को उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो आप समझ ही सकती है कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। तो ये शुक्रवार की दिन निकालना काफी जरूरी है हमारे लिए आचरण। और सबसे बड़ी प्रसन्नजीत, अगर हम देखें तो इस वक्त जिस जगह पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जो हम पथराव की स्थिति हम देख रहे हैं, अभी वहाँ क्या माहौल है? किस तरह से वहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए, उसे स्थापित करने की कोशिशें की जा रही हैं? नहीं, देखिए अभी तक सौहार्द बढ़ाने के लिए कोई कोशिश तो किया नहीं गया है। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर को काबू में लाने के लिए और रात को जब 9 बजे के आसपास रैपिड एक्शन फोर्स लगाया गया और उसके बाद 10 बजे के आसपास वहां का जो बैरिकेड है वो खोल के वहां पे जो नॉर्मल आवाजाही है गाड़ियों की वो करने की कोशिश किया जा रहा था पुलिस की तरफ से। उसके बाद तो रात में और कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि वहां पे कोई दोनों समुदाय को साथ में लेकर कोई बैठक किया जाए या कुछ भी किया जाए, ये अभी तक हुआ नहीं है। कोई अरेस्ट अभी तक इस तरह से हुआ नहीं है।
देखिए यहाँ पे बंगाल में प्रॉब्लम यह है कि जब सीएए को लेकर चाहे कोई बीजेपी नेता की किसी बयान को लेकर, चाहे इस तरह की रामनवमी को लेकर जब हम देखते हैं कि स्थिति बिगड़ते हैं, तब उसके बाद कोई अरेस्ट नहीं होता है। कोई कहने वाले ऐसा मैंने जो जिसको कहते हैं कि एक जो किसी को लॉ एंड ऑर्डर के कारण किसी को क्या कहते हैं दोषी, तो क्या उन असामाजिक तत्वों की पहचान हो पाई है प्रसन्नजीत? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम फुटेज में आप दे सकते हैं, फुटेज में दे सकते हैं। सारे के सारे फुटेज एकदम क्लियर है कि कौन है, क्या है, किस तरह से शुरू हो गया। उसको कानून के सामने लाकर उसको सही तरह से सजा दिया जाए, ये बंगाल में होता नहीं है। और इसीलिए ना बार बार इस तरह की घटना हम देखते रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर की तरफ से जिस तरह से इर्रेस्पॉन्सिबल, मैं कहना चाहूंगा कि इर्रेस्पॉन्सिबल बयान के कारण, जैसे पहले उन्होंने बताया कि नहीं जाना चाहिए और घटना के बाद उन्होंने बताया कि उस वहां से जुलूस क्यों लेके गया। चलिए, बैरिकेडिंग तो हटा दी गई, लेकिन आगे ऐसी कोई घटना ना हो इसके लिए वहां का जो प्रशासन है या फिर पुलिस है, वो किस तरह की तैयारी कर रही है कि भाई ऐसा दोबारा ना हो? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कई ऐसी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। बिल्कुल, हाँ, ये सही है कि पुलिस तैनात कोलकाता में भी कर दिया गया, जिला में भी अलर्ट कर दिया गया, और हावड़ा में भी कई सारे पुलिस की तरफ से जो रैपिड एक्शन फोर्स है, जो कॉम्बैट फोर्स है, इन सबको लगाया गया है। जो आर्म्ड पुलिस है उसको भी लगाया गया है विथ आंसू गैस के साथ और बाकी जितने सारे उनके हथियार होता है उसके साथ। अभी भी स्थिति अगर कहूं तो रात को 10 बजे के बाद से स्थिति काबू में है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे का पूरा दिन जब तक नहीं निकल जाता है तब तक हमारे लिए बंगाल से बैठ के और कोलकाता में रहकर ये कहना मुश्किल है कि स्थिति काबू में है। आचल ये समझने की आप कोशिश करें। तो लगातार आप इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा प्रसन्नजीत, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल आज के जन्म में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अब G20 से जुड़ी खबरों का। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम कार्य समूह की बैठक गुजरात के गांधीनगर में चल रही है। इसका आज दूसरा दिन। 3 दिन की बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें सभी के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी और आपदा जोखिम को कम करने के लिए जरूरी वित्तीय सहायता शामिल है। पहले दिन बैठक में G20 देशों ने सभी प्रयासों के लिए पूर्व चेतावनी व्यवस्था के बारे में बातचीत की। दरअसल 2022 में संयुक्त राष्ट्र और मौसम विज्ञान संगठन ने संयुक्त रूप से सभी प्रयासों के लिए पूर्व चेतावनी की व्यवस्था की घोषणा की थी। इसके तहत 2027 तक विश्व के हर परिवार के लिए इस तरह की व्यवस्था किए जाने का लक्ष्य रखा गया। खास बात यह है कि भारत ने भी 2025 तक सभी के लिए पूर्व चेतावनी व्यवस्था स्थापित करने के लिए कदम उठाए। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा मौजूद थे। ये बैठक वैश्विक समुदाय को एक साथ लाने और आपदा से होने वाली तबाही के खिलाफ मजबूत कदम उठाने के लिए एक मंच दे रही है। और गांधीनगर से ही जुड़ रही है हमारी संवाददाता मेघना देव। मेघना, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर किस तरह से
लोगों को जागरूक किया जाए प्रारंभिक चेतावनी के जरिए। कैसे वित्त पोषण यानी उसके लिए पैसा होना चाहिए, इस तरह के मॉडल्स तैयार करने के लिए, क्योंकि आपको आपदा आने से पहले ही प्रिकॉशन लेना है। उस लिहाज से ये बैठक बेहद अहम। बिल्कुल, और यही इस बैठक का थीम भी है आंचल। अगर हम देखें तो पहले दिन ही साइड इवेंट्स जो हुए हैं वो अर्ली वार्निंग, अर्ली एक्शन पे हुए हैं, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पर हुए हैं। किस तरीके से सभी लोगों को जो इससे कोई भी डिजास्टर से इफेक्ट हो सकते हैं उनके लिए वार्निंग्स जो है वो पहले दी जाए, ताकि अगर इवैक्यूएशन एफर्ट्स हो कि जो भी जगह है इससे प्रभावित वो खाली कराई जा सके। इस पर खास तौर पर जोर रहा है और डिस्कशंस जो भी हुए हैं, डेलिब्रेशंस जो भी हुए हैं वो इस पर केंद्रित रहे हैं। अगर हम आगे की बात करें तो आज खास तौर पर जो सेशन शुरू होने हैं वो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिजास्टर रेजिलिएंट हो सके। अगर हम देखें तो जब भी कोई आपदा आती है तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है और जो लॉस जो बेयर करना पड़ता है वो सरकारों को करना पड़ता है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो बात हो रही है कि किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इसको मिटिगेट किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जाए वो ज्यादा रेजिलिएंट हो। उसके अलावा फाइनेंसिंग, हम बात करते हैं इवैक्यूएशन की फाइनेंसिंग, रेस्क्यू ऑपरेशंस की फाइनेंसिंग, ये सभी के लिए फाइनेंसिंग की बहुत चर्चा होती है, लेकिन डिजास्टर के लिए जो फाइनेंसिंग है उस पर खास तौर पर जोर है। और जिस तरीके से हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, ऐसे में जो विश्व भर में बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी है और जो जहां पर ऑलरेडी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स मौजूद हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उसका भी एक तरीके से शोकेस और उस पर भी डिस्कशंस यहाँ हो रहे हैं। उसके अलावा पोस्ट जो डिजास्टर रिकवरी है, जिसको हम बात करते हैं कि रिस्पॉन्स और रिकवरी जो डिजास्टर के बाद होती है उस पर काफी ज्यादा जोर है। कोई किसी भी आपदा आने के बाद किस तरीके से या कितनी जल्दी उसका रिस्पॉन्स उस पर दिया जाए, रिकवरी कितनी जल्दी हो सके उस पर खास तौर पर फोकस है। अगर हम देखें तो यहाँ पर डेलीगेट्स को तीसरे दिन, जो कि कल है, आज दूसरा दिन है इस वर्किंग ग्रुप की बैठक का, और कल अगर हम देखें तो कल भुज ले जाया जाएगा डेलीगेट्स को, जहां पर वो स्मृति वन मेमोरियल का दौरा करेंगे, जहां पर वो देख सकेंगे 2001 के वो विनाशकारी भूकंप का किस तरीके से का उसका प्रकोप था, कितनी ज्यादा इंटेंसिटी थी, कितना डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक था, और उसके साथ ही देख सकेंगे किस तरीके से जो भुज की स्टोरी है, जो उसकी कहानी है रिवाइवल की ओर, कैसा जो पोस्ट डिजास्टर रिकवरी हुआ, बिल्ड बैक बेटर का अर्थ क्या होता है। तो इन्हीं सब चीजों पर अगर देखें तो ये जो 3 दिवसीय जो वर्किंग ग्रुप की बैठक है वो केंद्रित है, जिसका दूसरा दिन है, और कल का दिन जो है वो पहली बैठक का आखिरी दिन होगा। बिल्कुल, तो आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा मेघना, हम आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर बहुत काम करना ज़रूरी है और किस तरह से तमाम देश एक दूसरे के अनुभव साझा करेंगे ये बहुत अहम है। वहीं बात यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट की हो रही है तो अब बात कर रहे हैं कृषि को लेकर। तो भारत की G20 अध्यक्षता में चंडीगढ़ में चल रही कृषि कार्य समूह की बैठक का आज अंतिम दिन। कृषि प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक में 9 सदस्य राष्ट्र और 10 आमंत्रित देशों के साथ 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। बैठक में आज सदस्य देश विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जो 4 विषयगत क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करने और समस्याओं को हल करने से संबंधित होगा। इनमें खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु के प्रति स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ कृषि, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली के साथ कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटल तंत्र शामिल है। ये कार्यक्रम सदस्य देशों के लिए एक साथ आगे आने, कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए एक स्थायी भविष्य तय करने की दिशा में कार्य करने का एक प्रमुख मंच बनने का अवसर प्रदान करता है। बैठक के अलावा प्रतिनिधियों को चंडीगढ़ के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू करवाया जाएगा और तमाम जो डेलीगेट्स यहाँ मौजूद थे उन्होंने नाटू नाटू के गाने पर भी वो थिरकते हुए नजर आए और जिस तरह से पंजाब का रंगारंग एक कल्चर है उसके साथ भी वो रूबरू हुए। वहीं भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी शेरपा बैठक का पूर्ण सत्र आज सुबह केरल के कुमारकोम में शुरू होगा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन बैठक के उद्घाटन सत्र में विशेष भाषण देंगे। बैठक में तकनीकी परिवर्तन, त्वरित समावेशी और लचीला विकास, महिलाओं के अगुवाई वाले विकास और द्विपक्षीय बैठकों पर विभिन्न सत्रों में विचार विमर्श होगा। इसके साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि और रोजगार समेत अन्य विषयों से संबंधित कार्य समूह की बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। इस 4 दिवसीय बैठक में 9 आमंत्रित देश,
विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 120 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। बैठक में वैश्विक चिंता के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया, जिसमें शेरपा ट्रैक के भीतर 13 कार्यकारी समूहों के तहत किए जा रहे कार्य शामिल हैं। बैठक के अलावा प्रतिनिधियों को केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवाया जाएगा। तो आज के एजेंडे में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है मुसलमान आज रवियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हमारा गौरव, हमारी शान, हमारे पर्व, ऐसे नायाब रत्न जिनसे रोशन है देश का कण-कण। जनसाधारण जिनके असाधारण कार्यों को मिल रही है पहचान। देखिए डीडी न्यूज पर ये विशेष श्रृंखला हमारे पर्व, रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक भारत और श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सुगंध की और उस सौंदर्य की जो पूरे भारत में बिखरा हुआ है। सुगंध और इत्र उद्योग का ये फेस्टिवल सन 19 के बाद, इधर 2-3 साल के बाद लग रहा है, लेकिन इससे हमारे कन्नौज के इत्र उद्योग को, जो कि हमारी पूरी दुनिया में पहचान है, इसको एक बहुत बड़ा कैनवस मिल रहा है। सुगंध का व्यापार बहुत बड़ा व्यापार है, इसको मैं इंडिया से बाहर भी लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इस मेले में ही करीब 6-7 स्टॉल ऐसे हैं जो हमारे पूर्व में ट्रेनीज थे और आज सक्सेसफुली अपना यहाँ पर स्टॉल लगा के और अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं और एक सफल उद्यमी बने हुए। हमारे देश की महिलाओं ने कर दिखाया, ऑस्कर जीत लिया। हमारे देश की पहली प्रोडक्शन है जिसने ऑस्कर जीता है, और मुझे ऐसा जेन्युइनली लगता है कि कहानियां हमें चुनती हैं। मुझे नहीं लगता कि हम कहानियों को चुनते हैं। The value in the story, I wanted to take this beautiful bond to the world. Here we had this beautiful sacred bond between man and animal, and the emotions were so real and raw. तेजस्विनी के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि प्रोड्यूसिंग भी एक आर्ट है, जो सोचते हैं कि कहानी कितनी दूर तक जा सकती है। बहुत इच्छा है कि इस जीत के बाद हम और ऑस्कर्स हमारे देश के लिए लेकर आए। तो देखिएगा तेजस्विनी का विशेष अंक मेरे साथ इस शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। साधारण लोगों के असाधारण जज्बे और सफर की कहानी हमारे पद्म। तो लड़का को शिक्षा देता है, लड़की को नहीं देता। मैंने उसको रीजन ढूंढा। काम करने के लिए, हित करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। एक निर्णय लिया कि मैंने अगर आगे कुछ करना ही है तो देश के लिए काम करना है। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया कि कभी लालची मत बनो। पानी तो बनाया नहीं जा सकता, पानी केवल बचाया जा सकता।
नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। इंदौर के मंदिर हादसे में 35 लोगों की मौत, 16 घायल। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का बचाव और राहत अभियान जारी। पीएम ने की मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि की घोषणा। आज देश की नई विदेश व्यापार नीति की होगी घोषणा। वैश्विक मंदी के बीच निर्यात को बढ़ावा देने पर होगा जोर। अगले 5 साल के लिए होगी नई नीति। G20 देशों के बीच बैठकों का दौर जारी। गांधीनगर में आपदा जोखिम कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन। वहीं चंडीगढ़ में कृषि और केरल के कुमारकोम में वैश्विक चुनौतियों पर हो रही है सदस्य देशों के बीच चर्चा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। हश मनी मामले में चलेगा आपराधिक मुकदमा। ट्रंप ने खुद को बताया निर्दोष। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबले के साथ ही आईपीएल के 16वें संस्करण की आज से होगी शुरुआत। 52 दिन चलने वाली लीग में 10 टीमों के बीच खेले जाएंगे 74 मैच। 28 मई को होगा विजेता का फैसला। और मैड्रिड मास्टर्स में 2 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह। महिला एकल में पीवी सिंधु ने अंतिम 8 में किया प्रवेश। पुरुष एकल में साई प्रणीत को हराकर के श्रीकांत भी क्वार्टर फाइनल में। शुरुआत मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के इंदौर में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के बावड़ी की छत गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 35 हो गई है, जबकि 16 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा एक व्यक्ति अब भी लापता है। मौके पर बचाव अभियान लगातार चल रहा है। इसके लिए महू से सेना की एक टीम आई है, जिसमें 75 जवान शामिल हैं, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ खोज और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कुआं बहुत पुराना और गहरा था, जिस कारण बचाव कार्य में समय लग रहा है। लगातार पानी आ रहा था, जिसे निकालने की कोशिशें चल रही हैं। इस बीच सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। उधर पीएम मोदी ने भी हादसे में मारे गए मृतकों के परिजनों को पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अभी तक 35 ऐसे लोगों का है ना मृत्यु का है ना पुष्टि हुई है। एंड मिसिंग पर्सन का लिस्ट में ना 1 पर्सन का है ना अभी ना मिसिंग आ रहा है। आर्मी की लगभग है ना आई थिंक 75 लोग आए थे। एनडीआरएफ की टीम के अभी ना लोग थे, एसडीआरएफ की टीम पे थे 15 है ना 50 और 75 इस प्रकार के 140 के आसपास लोगों ने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और ये बहुत पुराना है ना कुआं है, उसमें ना काफ़ी है ना सिल्ट भी है, काफ़ी सारा मटेरियल्स भी जैसे कि है ना कुआं है ना कवर्ड था, उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल से लेकर फर्सी पत्थर से लेकर सब कुछ है ना अंदर गिरा हुआ था। उसके बीच में ना रेस्क्यू ऑपरेशंस करना पड़ता। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जैन इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। तो दीपक, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जो कि सिल्ट ज़्यादा है, पुराना कुआं है, वहाँ पे गाद हो सकता है और बाकी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन में इतना टाइम लग रहा है। और जो एक लोग अभी फंसा हुआ है, उसके बारे में क्या ताज़ा अपडेट है? व्यक्ति की हम बात कर रहे थे, सुनील सोलंकी उनका नाम है, जो अभी भी लापता है, उन्हीं की तलाश जारी है। दूसरी चीज, अभी जो सबसे मुख्य चीज है, अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने सहयोगी मंत्री जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है उनके साथ घटना स्थल पर पहुंचे हैं। और अब जो राहत बचाव कार्य कर रही थी टीम, उन सभी से वहां पर मुलाकात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, एक एक से जानकारी जुटाई जा रही है। इस तरीके का पूरा ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। क्या उसमें दिक्कतें आ रही हैं, किस तरीके से उस व्यक्ति को खोजने में अभी और तकलीफें हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी चीज, अब वो कुछ देर बाद जो घटना स्थल है वहां से निकलकर जो घायल है उनके पास उनको देखने के लिए हॉस्पिटल भी पहुंचेंगे और जो मृतक है उनके परिजन से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए, कल
दोपहर से ही जिस समय मुख्यमंत्री को इस पूरे हादसे की सूचना दी गई, तब से ही वो सतत निगरानी कर रहे थे पूरे मामले की कि किस तरीके से राहत बचाव का कार्य चल रहा है। इन सब चीजों के बारे में जानकारी ले रहे थे और आज जैसे ही सुबह हुई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं। वहां पर अब वो पूरी जानकारी जो है वो जुटा रहे हैं। और दीपक, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि पुरानी बावड़ी है और पानी को निकालने का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन पानी रिस रहा है, ये इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ टाइम लग रहा है, कुछ तकलीफें हो रही हैं। बिल्कुल असीम, जिस तरीके से बहुत पुरानी यह बावड़ी है और लगातार उसमें पानी का रिसाव है वो लगातार होता जा रहा है, तो आधे घंटे जब वहां से मलबा निकाला जाता है उसके बाद आधे घंटे रुकना पड़ता है। तो ये जो बीच का गैप है, उस बीच में जो पानी है वो फिर एक बार रिस जाता है। तो ये जो तकलीफ है ये लगातार रात भर से सेना के सामने और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के सामने आ रही थी और इसी के कारण अब टेक्निक है उनको बदलने की कोशिश की जा रही है कि कुछ अन्य तरीके से जो नीचे का मलबा है उसे निकाला जाए और जल्द से जल्द अगर वो व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं जो लापता है, अगर वो मिलते हैं वहां पर, भगवान न करे कि वो वहां पर हो, लेकिन अगर वो वहां पर मिलते हैं तो उनका जो शव है उसे वहां से रेस्क्यू कर लिया जाए। इन सब चीजों को लेकर जो ऑपरेशन है वो तेजी से किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद जो है माना जा रहा है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। और दीपक, जो लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में पहुंचाया गया है, उनका इलाज किस तरह से चल रहा है? बिल्कुल, जो इंदौर का सबसे बड़ा अस्पताल एम्पायर हॉस्पिटल है वो वहां पर सभी घायलों को पहुंचाया गया था। लगातार वहां पर जो प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री है तुलसी सिलावट, वो वहां पर मौजूद है, उनको पूरी तरीके से वहां पर मॉनिटर कर रहे हैं कि हर एक घायल को उचित से उचित इलाज जो है वो मिल सके और किसी भी घायल को आगे कोई तकलीफ ना हो। हम बात कर रहे थे 16 लोग जो है वो भर्ती हैं, 2 लोग ऐसे थे जिनको तुरंत इलाज के बाद उन्हें जब रिकवर कर गए वो तो उन्हें वहां छुट्टी दे दी गई थी। मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपको दोबारा आऊंगा, लेकिन उससे पहले वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आइए वो सुनते हैं। हमने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जो बोरवेल ऐसे होते हैं खुले रह गए हैं उनकी भी जांच के निर्देश दिए हैं और ये फैसला किया है कि अगर कोई ऐसा बोरवेल खुला मिला तो निजी है तो निजी जमीन के मालिक पर, और अगर कोई सरकारी है तो सरकारी विभाग का जो भी कर्मचारी अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो दीपक, आपने भी सुना कि सीएम का साफ तौर पे कहना है कि एक तो ऑडिट कराई जाएगी, कहाँ कहाँ पे हैं बोरवेल्स, कहाँ कहाँ पे हैं बावड़ी, और अगर प्राइवेट है और उसने ठीक से उसका केयर नहीं किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, गवर्नमेंट के लैंड पे है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि इसके जरिए कम से कम आगे कोई इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए ये तैयारी बहुत जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल असीम, जिस तरीके से मुख्यमंत्री कल से ही इस बात को कह रहे थे और पूरी प्रशासनिक अमले को उन्होंने इस बात की लगा दिया था कि कहीं भी इस तरीके का कोई और हादसा, क्योंकि कल रामनवमी का दिन था, बहुत बड़ा दिन था, तो उन्होंने पूरे प्रशासनिक अमले को लगा दिया था कि आप जाएं और ऐसी जगहों को पहले से ही देखकर रखना या वहां पर सारी व्यवस्थाएं जो है वो कर लें। इसके बाद आज जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि पूरे प्रदेश में इस तरीके की बावड़ियों का हो या जो कुएं हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कई जगह इस तरीके के पुराने कुएं हैं जिनपे जो पार होती है यानी कि जो उसकी फेंसिंग होती है वो भी नहीं होती है। तो इन सभी चीजों को वहां पर अब उनका ऑडिट किया जाएगा, अगर कोई बावड़ियां ढकी हुई है उनको ऑडिट कराया जाएगा। साथ ही विशेष तौर पर हम देखें अभी मध्य प्रदेश में 15 दिन पहले ही जो बोरवेल में एक बच्चे के गिरने की घटना हुई थी, उसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तब भी ये निर्देश दिया था कि किसी भी बोरवेल को खुला ना छोड़ा जाए, चाहे वो प्रशासनिक जमीन पर हो चाहे वो किसी प्राइवेट व्यक्ति पर हो, और प्राइवेट व्यक्ति का अगर है तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही के भी जो निर्देश है वो मुख्यमंत्री ने दिए थे। और अब जब कल ये जो हादसा हुआ है उसके बाद माना जाएगा कि अब पूरे प्रदेश में जो ऑडिट है वो बहुत सघन तरीके से किया जाएगा, जिससे कि इस तरीके के हादसे की कोई पुनरावृत्ति ना हो पाए। लेकिन दीपक, जैसा कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का ये बयान आया जिसमें यह कहा गया कि बहुत ज्यादा भीड़ उस छत के ऊपर, उस
जालीनुमा जो जिससे कवर थी वो बावड़ी, उसके ऊपर खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा, चूंकि पुरानी बावड़ी थी, केयर नहीं किया जा रहा था, इसलिए वो टूट के उसकी छत नीचे चली गई और इसके चक्कर में लोग उसके अंदर गिर गए। हाँ बिल्कुल, जो प्रत्यक्षदर्शी से हमारी बात हुई थी उन्होंने भी यही बताया था कि आखिरी समय चल रहा था हवन का। हवन के आखिरी समय में जो पूर्णाहुति होती है उसको करने के लिए लोग जो है आसपास में जो बैठे हुए थे या दूर दूर भी जो लोग थे वो सभी हवन में पूर्णाहुति देने के लिए वहां उस जगह पर पहुंच गए और उसके कारण एकदम से ये जो भीड़ है वो सीधी के सीधा जो मलबा है वो माफ करिएगा। और दीपक, जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं अपनी टीवी स्क्रीन पे, एक दूसरे विंडो में, एक विंडो में आप हैं, दूसरी विंडो अब ये फुल फ्रेम हम दिखा रहे हैं, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस हादसे में जो लोग घायल हो गए उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे हैं, उनके बारे में उनका हाल समाचार जान रहे हैं, उनकी कोशिश कर रहे हैं और जो एक सांत्वना जो है वो उन्हें देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है, आप चिंता ना करें। महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, उन सभी से दृश्य जो हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें साथ में आप देख सकते हैं कि जो जल संसाधन मंत्री है तुलसीराम सिलावट, जिनकी मैं बात कर रहा था कि उन्हें लगाया गया था कि वो हर एक घायल का पूरी निगरानी रखें, पूरी तरीके से उनको इलाज मिल रहा है कि नहीं, वो मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए, कल से ही जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने निर्देश दे दिए थे कि किसी भी घायल को कोई परेशानी ना हो, तो यही कुछ जो है वो सामने नजर भी आ रहा है। साथ साथ गृह मंत्री भी मौजूद हैं, नरोत्तम मिश्रा जी